हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और एक किस एग्जाम के लिए है? फॉर ऑल एग्जाम। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। कहता है कि मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुजरात स्थानीय प्राधिकार कानून, इसके लिए विधेयक 2014 में राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। किसकी मंजूरी मिली थी? राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। और इस कानून ने राज्य में नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य बना दिया है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? डोंगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2003 में जोड़ी गई थी। लेकिन प्रभावी कब हुई थी? प्रभावी 2004 में हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण के समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ी गई थी। तब भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 18 भाषा हो गई। 92वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कब होता है? 2003 में होता है और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 2004 में लागू किया गया था। अब भाषाओं की संख्या कितनी है? कुल 22 भाषाएं हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्या है दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? राइट आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, और गोवा को इसके द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। साथ ही गोवा की विधानसभा के लिए विशेष प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, किस वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा निरस्त कर दिया गया था? देखिए, निरस्त करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मीशा का फुल फॉर्म क्या होता है। मीशा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया था? 1971 में लागू किया गया था। ठीक है,
किसने लागू किया गया था? जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978। और इस कानून को निरस्त करना नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। आप सभी जानते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद है? 110, 13, 23, 34। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तब। इसी प्रकार अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, और इस दौरान जो है कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है। ठीक है, और यह कानून जो है संसद के अधिनियम के समान ही होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, और इसके तहत भारत के राष्ट्रपति कौन? भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा, करों का बंटवारा करना इसका काम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसकी परामर्श से नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपयुक्त सभी? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है, एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करता है। और इस समिति में प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो किसकी परामर्श से? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर के परामर्श से लागू होता है, नियुक्त करता है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। देखिए, विश्वविद्यालय का विषय जो है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा को याद रखिएगा, शिक्षा को सो पहले राज्य सूची का विषय था, अब किस में आ गया है? समवर्ती सूची में आ गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया है। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया है? देखिए, संथानम समिति की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना इसी समिति के सिफारिश पर की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग
की स्थापना किस लिए की गई थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारी कामकाज को सतर्क बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन बना देते हैं वीडियो बनाने के लिए। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? क्रांतिकारी और अराजक अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसे कहा जाता है। इसे भारतीय के लिए काला कानून समझा जाता था। काला कानून समझा जाता था वो इसलिए कि इसके तहत सरकार को बिना वारंट के तलाशी लेने और किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे की गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका व्यापक विरोध किया गया था और इसी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में आदमी जुटे थे और वहीं पर आकर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1000 से ज्यादा जो है घायल हुए थे। ठीक है, एक कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? बता चुका हूं पहले ही, 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन द्वारा और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कितने हैं? 22। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो जो नजदीक रहेगा वही करेगा। नजदीक कौन है? केरल हाई कोर्ट। लक्षद्वीप के सभी न्यायिक मामले केरल हाई कोर्ट द्वारा निपटाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? लक्षद्वीप भौगोलिक रूप से केरल के करीब है, इसके कारण इसके न्यायिक अधिकार किसको मिले हैं? केरल हाई कोर्ट को मिले हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति है और इसे हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, लेकिन इसे पारित होने के लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 67 का बी में दिया गया है और इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। राइट, अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? देखिए, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, और इसे अब अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राइट, चलिए अगला है भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। भाग 1 में क्या है? राज्य और संघ दिए गए हैं और लोकतंत्र के आदर्श हमें प्रस्तावना में मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात कही गई है। क्लियर? दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। 2009 को लाई गई थी